ससुर घर में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने बहू से पूछा कि बेटा क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़रें जमाता हूँ, तुम्हें गलत टच करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद घर के अंदर हंगामा शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज यूके से एक कहानी सुना रहा हूं। शौके की कहानी है। शौका जो अपने गांव में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके जहन में एक जुनून सवार था कि मेरी भी गाड़ियाँ हो, मेरा भी बंगला हो और लोग मेरी इज्जत करें। पंजाब के एक गांव से तल्लक रखने वाला शौकत, जिसको शौका शौका सब कहते थे, और इनकी जो फैमिली थी जिसका तल्लक जो ये था कि ये गांव के अंदर या साथ वाले जो 2 4 10 गांव थे उनमें जाते थे, लोगों की शादियों के ऊपर गाना बजाना और उनको मस्खरियाँ सुनाना और उनको हंसाने का काम करते थे। अब शौका कहता कि मैं जब शादियां होती तो ये काम करता, उसके अलावा हम खेतों में काम करते, ये नहीं कि सिर्फ यही था, और हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक चीज़ का मुझे गम था। गम ये था कि जो लोग मेरी इज़्ज़त कर रहे होते थे, 1 मिनट से पहले उनकी आंखें बदल जाती थी और हमें झटक देते थे कि तुम कमी हो। अब शौका कहता कि उसके बाद मैं जवान हुआ, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम मैंने हसना रखा और बेटे का नाम जो है वो अज़ीम रखा। अज़ीम इसलिए रखा कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि नाम का बड़ा असर होता है और इसका नाम तुम अज़ीम रखो ताकि ये अज़ीम काम करेगा। कहता कि मेरे दिल में ये था कि ये बेटा मेरा जो है ये कोई बड़े काम करे, हमारे भी गाड़ियाँ हों, बंगले हों, ताकि मैं इलाके वालों को बता सकूं कि अगर पैसे से ही इज्जत होती है तो मेरे पास पैसा बहुत है। तो कहता कि बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3 से 4 साल का, तो वहाँ के एक मास्टर साहब थे, उनसे मैं मिला। उनसे मैंने कहा कि इस तरह से मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कुछ ऐसा करे कि हमारे पास जो सहूलतें नहीं है वो सब हो जाए। मास्टर साहब ने कहा कि फिर एक काम कर। उन्होंने कहा कि क्या। मास्टर साहब कहते हैं कि तुमने अपने बेटे को पढ़ाना है, पढ़ने से नहीं रोकना। इसको तुम स्कूल भेजो और जब ये 8 क्लासें पास कर ले और इसकी तरबियत अच्छे से करनी है ताकि इसकी पढ़ाई में पोजीशन अच्छी रहे, और इसके साथ साथ हो सके तो बेटी को भी पढ़ाना। कहता मैंने ऐसे ही किया, बेटे और बेटी दोनों को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। और बेटे ने जब 8वीं क्लास पास की तो उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो मास्टर साहब मुझे मिले, क्योंकि मास्टर साहब जो थे वो यूके में थे और वहाँ से छुट्टियाँ गुजारने आते थे। तो मैंने ऐसे ही किसी दोस्त से कहा कि उनसे रब्ता करो। उनसे रब्ता किया। रब्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो 9वीं क्लास में बच्चे को लेके जाना है ना, तो तुमने इसको साइंस रखवानी है। मैंने बेटे को साइंस रखवा दी, बेटी भी साइंस से पढ़ रही थी। अब बेटा पढ़ता गया, बेटे ने आगे सारी क्लासें मुकम्मल की और बेटा आगे जब कॉलेज ख़त्म कर लिया तो उसके बाद मेरी मास्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके कुछ पैसे जमा कर लो, यहाँ यूके में डॉक्टर की डिग्री के ऊपर कुछ वैकेंसियाँ हैं, उसमें ये एजुकेशन के वीज़े के ऊपर आएगा, यहाँ पर ये पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा अफसर बन जाएगा, और हो सकता है कि यहाँ पर इसको नेशनैलिटी मिल जाए और तुम लोगों के हालात बदल सकते हैं। ये एक रास्ता है। अब शौका कहता है कि मैंने अपनी जो ज़मीन थी, जो भी मेरे जमा पूंजी थी वो सारी, और मेरी जो बीवी थी उसके कुछ सोना था वो सेल किया, और जो पैसे जमा हुए वो मास्टर साहब को दिए। मास्टर साहब ने अप्लाई किया और मेरे बेटे को वीज़ा मिल गया। अब मेरा बेटा पाकिस्तान से यूके चला गया और यूके जाने के बाद उसने अच्छी तालीम हासिल करता रहा और साथ साथ वो काम भी कर रहा था। इसी काम करने में उसने इतने पैसे कमाने कि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा थे। बेटा पाकिस्तान पैसे भेजता और उस पैसे से हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरती। हमने वो गाने बजाने वाला काम जो है वो छोड़ दिया। बस मैं कभी अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो काम कर लिया करता था। बेटा वहाँ से अच्छे खासे पैसे भेज रहा था, तो बेटे की जो पढ़ाई थी वो मुकम्मल होने वाली थी, आखिरी साल चल रहा था। तो बेटे ने मुझे कहा कि पापा इस साल मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा तुम वहाँ क्यों नहीं रह सकते। तो बेटा कहता है कि यहाँ रहने के लिए मुझे पासपोर्ट ग्रीन चाहिए, यहाँ का जो ग्रीन कार्ड होता है वो चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर शादी करनी पड़ती है फिर मिलता है। तो मैंने कहा बेटा किसी से शादी कर लो, कोई लड़की देखो। उसने कहा जी यहाँ पर मुसलमान कम है और दूसरे मज़हब के लोग ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसे नहीं मिल जाएगा जो मुसलमान हो जाए और फिर शादी कर लो। बेटे ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। बेटे ने कुछ दिनों के बाद बताया कि एक गोरी है जो मुझसे शादी करना चाहती है। अब मैंने कहा कि पहले उसे मुसलमान करो फिर उससे शादी करो। कहता कि मेरे बेटे ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद बेटे ने बताया कि मैंने अब शादी कर लिया और अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे कार्ड मिलेगा उसके बाद मैं पाकिस्तान आऊँगा। और मैंने उस लड़की को मुसलमान कर लिया। कई बार उसकी फ़ोन पे हमारी बातचीत करवाता और फ़ोन पे इतना नहीं क्या नहीं चल रहा। तो मुझे यही था कि हमारी बहू जो है वो मुसलमान हो चुकी है और बेटा जो है वहाँ पर रहता है, और इसी के साथ तकरीबन 3 साल और गुजर गए और बेटे को वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल गया। अब गांव के अंदर हमने अच्छा घर भी बना लिया था, क्योंकि जैसे ही उसने कार्ड के लिए शादी के बाद अप्लाई किया था उसके बाद उसकी सैलरी हर चीज़ जो है वो बेहतर हो गई। अब
बेटा जो है जब ग्रीन कार्ड लेता है उसके बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान बीवी को तो नहीं लेके आया, खुद अकेला आया था और यहाँ पर आकर उसने एक गाड़ी ली, घर बना हुआ था, गांव के अंदर हमने घूमना। और जब मेरा बेटा यूके में था वहाँ से मुझे पैसे भेजता था कि ये पैसे जो है ये आप किसी गरीब को, किसी की शादी होने वाली है, कोई यतीम है, किसी को ज़रूरत है तो उसको सामान लेके दिया करें। अब मैं गाँव का एक ऐसा शख्स बन गया था जो दूसरों के लिए एक मसीहा के तौर पर जाने लगा। और बेटा जब मुझे यहाँ पर मिलने आया तो हमने कुछ वक्त गुजारा अच्छे ठाठ से, और उसके बाद बेटा जो है वो वापस चला गया। बेटा वहाँ पर गया तो उसने मेरे लिए विजिट वीज़े का बंदोबस्त किया और उसने कहा कि आप यूके आए, मैं आपको यूके दिखाना चाहता हूँ। कुछ वक्त के बाद वीज़ा लगा, पासपोर्ट लिया और उसके बाद मैं भी यूके आ गया हूँ। जैसे ही मैं यूके पहुँचा हूँ तो यहाँ पर जो मेरी बहू थी वो मेरे सामने आई। उसे इंग्लिश आती थी, बाकी उसने झुककर मुझे सलाम किया और सलाम करके बड़े अदब से इखलाक के साथ मेरे साथ बात की। और उसके बाद हम घर चले गए। कुछ 6-7 दिन गुजरे तो मुझे पता चला कि इसने मेरी जो बहू है उसको मुसलमान नहीं किया था और इसने ऐसे ही शादी कर ली। मैंने जब बेटे को समझाया तो बेटे ने कहा कि देखें इसके बगैर कोई चारा नहीं था, और आपको अगर मैं कहता कि ये मुसलमान नहीं हुई तो आपने मानना नहीं था। तो मैंने ये भी बात मान ली उसकी, लेकिन मैंने उसे कहा कि बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा अब तुम्हें पासपोर्ट मिल गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब तुम उसको छोड़ दो। बेटा कहता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मेरी बहू जो थी उसने मेरी बहुत खिदमत की। मैं जब घर पे होता मेरे अच्छे कपड़े इस्त्री किए हुए, जब वो बाजार जाती वहाँ से खाना लेके आती और आके मुझे कहती कि हलाल फूड है, ये है, वो है, सब कुछ मुझे समझाती और मेरे साथ वो गप्पे मारती, चाहे उसे समझ आती थी या नहीं आती थी, लेकिन हम दोनों बहुत खुश थे और मेरा बेटा भी बहुत खुश था। अब वहाँ से मैंने बेटे को पाकिस्तान लाया। मैंने लाकर उसे कहा कि देखो मेरे भाई की बेटी है रूबी, उससे तुम शादी कर लो, मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती। तो बेटे ने कहा कि मैं शादी तो कर सकता हूँ लेकिन इसको मैं वहाँ नहीं ले जा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो। उसकी मैंने शादी करवा दी। अब शादी हो गई है, शादी के बाद हम वापस आ गए हैं और ये काफ़ी लंबा पीरियड था। एक मुख्तसर कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहता है कि जब वापस आ गए हैं तो यहाँ पर जो मेरी बहू थी, मैं पाकिस्तान रह गया हूँ, बेटा मेरा वापस चला गया, तो मेरी बहू से मेरी बात होनी, जो गोरी थी, उसने कहा कि मैं आपके लिए पासपोर्ट का बंदोबस्त करती हूँ। उसने मेरे लिए वीज़े का बंदोबस्त किया, पासपोर्ट का बंदोबस्त किया। जब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ तो उसने बड़ी खिदमत की। और इसी दौरान पीछे जब मैं गाँव में था तो मेरी बीवी जो है उसकी डेथ हो गई थी, मैं अकेला था। तो बेटी को यही था, बहू को, कि पापा जो है वो यहाँ आ जाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं यूके चला गया, उसने बड़ी कोशिश की और उसके बाद उसने मेरे लिए ग्रीन कार्ड जो है वो उसका बंदोबस्त कर दिया। और इधर बेटे की पाकिस्तान में मैं शादी करवा चुका था। अब मैं बेटे को बार बार कहता था कि इसको तलाक दे दो, बेटा जो था वो नहीं मान रहा था। उसने इसी तरह से तकरीबन कोई 5 साल का अरसा जो है वो गुजार दिया। 5 साल के अरसे के बाद मैंने क्या किया कि हमारे एक रिश्तेदार थे जो कि पढ़े लिखे थे, उनको मैंने कहा कि ये नंबर है इस लड़की का, तुमने इस पर कॉल करनी है और इसको सारी डिटेल बतानी है कि किस किस तरह से मेरे बेटे की वहाँ शादी हुई है, ये है, वो है, सारी चीज़ें उसको बता के और फिर तुमने मुझे बताना है। अब शाम हुई तो बेटा जो घर आया तो घर आते ही बीवी उसको किचन में ले गई उसकी, और जो गोरी थी उसने उससे बातचीत शुरू की। बातचीत करते करते वो दोनों आपस में तकरीबन 1.5 घंटे तक बात करते रहे और उन दोनों के दरमियान में कोई ऐसी ऊंची आवाज़ में बात नहीं हुई। इतने सलीके से इन लोगों ने बात की। बात करने के बाद वो जो है लड़की वो बाहर निकली और उसने निकल के कहा कि आप लोग अपना सामान पैक करें और यहाँ से चले जाएं। मैंने अपना सामान पैक किया, मेरे बेटे ने पैक किया, मैं बाहर निकला हूँ। बेटा सामान पैक करके बाहर निकले हैं तो मैंने बेटे से पूछा क्या हुआ, तो बेटा कहता कि किसी ने इसको बता दिया कि मैंने पाकिस्तान में शादी की हुई है। तो कहता मैंने कहा कि फिर क्या हुआ, पता तो चल नहीं था, अच्छी बात है, अब इससे तलाक लो और जान छोड़ो, अपनी बीवी को पाकिस्तान से यहाँ लेके आओ जो हमारी घर की है, हमारा खून है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। हमने एक होटल लिया, होटल में कमरा ले लिया, चंद दिन वहाँ रहे। उसके बाद हमने एक अपार्टमेंट ले लिया और तकरीबन 3 साल का अरसा लग गया इनकी डिवोर्स होने में। 3 साल के बाद डिवोर्स हुई। बेटे से मैंने कहा कि पाकिस्तान वाली बीवी जो है उसको यहाँ ले आ। बेटा पाकिस्तान से रूबी को ले आया यहाँ पर। अब हम उसी घर के अंदर रहते हैं। मैं नीचे वाले पोर्शन में रहता था, मेरा बेटा और बहू जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। और कोई 2-3 महीने गुजरे तो उसके बाद बहू की तबीयत ख़राब हुई तो बेटा जो है उसको लेके डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया, वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि अब्बा जान, डॉक्टर ने कहा कि अब ये सीढ़ियाँ ना चढ़े, इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आप अब ऊपर वाले कमरे में रहें। कहते मैंने ऊपर वाले कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं खुश था कि इस घर में एक नई नस्ल आ रही है, एक नया बच्चा आएगा, घर में चहचहाट होगी। तो इसी दौरान जब मैं बाहर निकलता तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बता दिया कि हम गांव के अंदर गाना गाते थे, इस तरह से लोगों को महसूस करते थे, हम गाने का पेशा था हमारा। तो ये बात जब घर में पहुंची तो रूबी जो है उसने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अब उसने झगड़ा किया, झगड़ा करते करते उसने
बड़ी बदतमीजी की। उसने कहा कि लोग यहाँ आके अपनी कौमें बदल लेते हैं, आप यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि हम गाने वाले हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या हर्ज है। शौका जो है वो बड़ा सीधा सा आदमी था। अब ये सारी बातें हुई, बहस हुई, उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा किसी को। और वक्त गुजरता रहा, आखिरकार मेरे बेटे को अल्लाह ने बेटे से नवाजा और हमारे घर में खुशियां आई। मैं अपने पोते को उठाने लगा तो मेरे बेटे ने कहा कि आप इसको ना उठाएं। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि छोटा बच्चा जो होता है उसको जरासीम जो है बड़ी जल्दी असरअंदाज होते हैं और इसकी सेहत के लिए ख़तरा है। तो मैंने उसकी बात मान गया। अब मैं दूर दूर उसके बच्चे को देखता और ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। अब इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक रोज़ मेरा जो बेटा है वो आया और मैंने अपनी बहू को कई बार सलाम करना, उसके सर पे हाथ फेर देना, जैसे गांव के अंदर हमारा सारा सेटअप था। अब मैं घर पे बैठा हूँ, बेटा मेरा आया और मुझे कहता कि आप मेरे साथ बाहर चलें। जैसे मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे बाहर जाके कहता कि अब्बा जान बात करनी थी आपसे, एक अर्ज़ है, गुजारिश है। मैंने कहा बेटा आप बात करो, अर्ज़ गुजारिश वाली कौन सी बात है। बेटा कहता कि आप ना ऐसे करें कि सुबह मेरे साथ ही घर से बाहर आ जाया करें, जब मैं जॉब से वापस आया करूँगा तो फिर मैं आपको साथ ले जाया करूँगा। तो मैंने बेटे से इस्सार किया कि मसला क्या है। अब उसने झिझकते झिझकते मुझे बताया अजीम ने कि आपकी जो बहू है वो कहती है कि आप उसको तंग करते हैं, आप उसको पसंद नहीं करते, बच्चे के ऊपर सवार रहते हैं, ये सारी बातें कर रही है, तो आप कोशिश करें कि बाहर रह लिया करें। और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा आप घर जाके आपने उससे बात नहीं करनी, उसको कोई ये नहीं कहना क्या हुआ। मैंने उसके साथ हामी भरी, लेकिन घर पहुंचने के बाद मैंने उसे कहा बहू के साथ लग गया। मैं तो गांव वाला हिसाब समझा कि ये मेरी भतीजी है, इसने ये बात की तो की कैसे। जब मैंने ये बातें सुनाई तो उसके बाद उसने भी मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। और उसके बाद मैंने अपने भाई को पंजाब में फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी बेटी ये सब कुछ कर रही है। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम उसके लिए मुसीबत बने हुए हो, हमारी बेटी को जहाज़ में बैठाओ और वापस भेज दो, तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है, या तुम जहाज़ में बैठो और वापस आ जाओ, तुमने तो वहाँ पर उसका जीना हराम कर दिया है, तुम्हें समझ ही नहीं है कि क्या करना है। कहता मैं हैरान कि ये कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं। मैं एक गोरी जो मेरे बेटे की ज़िंदगी थी, जिसने मेरी रिस्पेक्ट की, मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आई, मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गैर मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ और हम एक ही घर में रहते थे और यहाँ पर मेरी भतीजी जो है मेरे साथ ये सलूक कर रही है। तो मैंने ये सारी बातें देखते हुए फिर बेटे से कहा कि ठीक है। अब मैं सुबह बेटे के साथ निकल जाता था और शाम को वापस आता था, लेकिन मेरी बहू जो है उसको ये भी गवारा नहीं था। कुछ वक्त और गुजरा तो मैं ऐसे ही कुछ टाइम घर पे भी गुजारता था, ऊपर वाले पोर्शन में, मैं नीचे नहीं आता था। तो एक रोज़ मैं पाकिस्तान में अपनी बेटी से बात कर रहा था, उसको वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे भेज रहा था। तो ये मेरी बहू जो है, जो मेरी भतीजी थी, मेरे बेटे अजीम से बात कर रही थी और ये दोनों इंग्लिश में बात करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था और इधर ये अपने शौहर से बात कर रही है और वो वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड होकर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान जैसे ही पहुंचा, मेरी बेटी ने जब सुना, वो पढ़ी लिखी थी, उसने ये सारी बातें समझ ली और उस मैसेज के अंदर ये अपने शौहर को कह रही है कि ये बूढ़ा कब तक हमारे सर पे सवार रहेगा, ये ठरकी है, मेरे ऊपर नजरें जमाता है गंदी। अपनी बेटी ने जब ये बात सुनी तो उसने मुझे बताया, अपने भाई से बात की और उसका मैसेज जो है बना के व्हाट्सएप में फेंक दिया। अब उसके बाद इस औरत ने ये शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि मैं अपने ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। इसने तो और चीख चहाड़ा शुरू कर दिया। इसने कहा जी अब मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसके बाद इसने मुझे गालियां देनी शुरू की। जब गालियां दी तो मेरे बेटे को गुस्सा आया और उसने इसको 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए, इसकी कुटैस लगा दी और उसके बाद फिर इसने पुलिस बुलाने का धमकी दे दी। काफ़ी वहाँ पर गहमा गहमी रही और आखिरकार मामला जो है वो ठंडा हुआ और इसने कहा कि आप मेरे सामने ना आए दोबारा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं सुबह बच्चों के तैयार होने से पहले बाहर निकलता हूँ, मेरा पोता तैयार होकर आता है, उसको मैं स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद इधर उधर घूमता हूँ, क्योंकि मेरी ओल्ड एज हो चुका था, मैं बूढ़ा सीनियर सिटीजन, तो मेरे कुछ बेनिफिट्स लगे हुए थे, मुझे वो आ जाते थे, मेरा गुजारा चल रहा था। और मैं पार्कों में बैठ बूढ़ के शाम को जब मेरा बेटा घर पहुँचता तो मुझे कॉल करता और दोपहर के टाइम मैं पोते को लेके घर के दरवाजे पर छोड़ता था और फिर चला जाता था। शाम में मेरा बेटा कॉल करता है, अगर कहीं नज़दीक होता तो मुझे पिक कर लेता है और अगर कहीं दूर हो तो मैं खुद ही वापस घर चला जाता हूँ। अब ये मेरी ज़िंदगी चल रही है। मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह मुझे आसानियाँ दे और मेरी वो ज़िंदगी जो गांव की थी वो ख़त्म हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो। मुझे ये सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, लेकिन मुझसे मेरी इज्जत छीन गई है। मैं आज अपने आप से सवाल करता हूँ कि वो एक गैर मुस्लिम जिसने मुझे इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, सब कुछ किया, मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसकी तलाक करवा दी और उसको अपने बेटे से अलग करवा दिया
और जिसको मैं खुद लेके आया। और उसने क्या किया मेरे साथ, उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और ये जो इल्ज़ाम था, इसे सुनने के बाद मैं घुटनों में सर देकर रो रहा था कि मैंने ये क्या सुना है, इसे सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ये सारी कहानी इस शख्स के साथ बीती। और एक ऐसा बाप जो अपने बेटे को एक आला मनसब पर देखना चाहता था, उसे आला मनसब पर तो पहुंचा लिया, लेकिन खुद एक ऐसे इल्ज़ाम में फंसा कि जिसमें वो अपने आप से नजरें नहीं मिला सकता। उसकी अपनी भतीजी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तू ठरकी है, मेरे ऊपर नजरें जमाता है, हमारा जीना हराम किया हुआ है, ये है वो है। अब कहता है कि 4 साल हो चुके हैं, मेरी ज़िंदगी यही चल रही है कि सुबह बच्चे को ले जाता हूँ, फिर बच्चे को घर छोड़ता हूँ, और शाम को जब बेटा घर आता है तो उसके साथ घर आ जाता हूँ। बाकी उसने यही कहा कि अपने देश में रहें, अपनों के साथ रहें।